वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ विक्रम, योर बिजनेस यूनिट टीचर। जैसे कि आपको पता है यूनिट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। एक इसका इंट्रोडक्टरी क्लास मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में डाल दी थी, जिसमें कि हमने इसके माइंड मैप को डिस्कस किया था। आज एक बार दोबारा से रिकैप करते हुए चलते हैं, माइंड मैप को देखते हुए चलते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज द माइंड मैप ऑफ यूनिट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस माइंड मैप के अंदर हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इनकी नेचर्स के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि भाई जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है बेसिकली उनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटियर जो है वो कौन है, जिनमें हम बात करते हैं हेनरी फ्योल्स के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में, एज वेल एज हम बात करते हैं अपने टेलर्स के प्रिंसिपल्स के बारे में, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में, और साथ ही साथ उनकी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। और एक हम पार्टिकुलरली डिफरेंस देखेंगे दोनों की अप्रोच में, फ्योल्स अप्रोच क्या है और टेलर्स अप्रोच क्या है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस हम लोग डिस्कस करके चलेंगे। ये जो पार्टिकुलर सिलेबस जो मैंने आपका उठाया है दैट इज टोटली फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक से लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। इंट्रोडक्शन टू यूनिट इन ब्रीफ। पहला पॉइंट हमने रखा है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द यूनिट। भाई यूनिट है क्या, यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आप लोग देखते हैं आज की डेट में जो मैनेजमेंट है इसकी जो डायरेक्शंस हैं, इसकी जो डायमेंशंस हैं, दीज आर वेरी वाइडर, बहुत ज्यादा बड़ी है और एक अनलिमिटेड स्कोप है। हर एक एरिया में हम मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करके चलते हैं। जैसे कि हमने पिछले यूनिट 1 में भी पढ़ा था कि जो इसकी डायमेंशंस है उनमें मैनेजमेंट ऑफ पीपल करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन करते हैं। और इन सभी के मैनेजमेंट के साथ साथ जो पार्टिकुलरली हमारा रूटीन डे वर्क है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्रिएट हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ जाती हैं और मैनेजर्स को इन सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना होता है। और पार्टिकुलरली इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो मैनेजमेंट है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स, सम गाइडलाइंस हैं ये एक प्रकार की, जो कि क्या करती हैं, इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में मैनेजर की मदद करती हैं, हेल्प करती हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंटरप्राइजेज होता है, उसको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रन करने में मदद करती हैं। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो गाइड करती है मैनेजर को इन सॉल्विंग न्यूमरस प्रॉब्लम्स इन अराइजिंग डे टू डे एक्टिविटीज। अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो बेसिकली दो स्टेटमेंट्स ऑफ फंडामेंटल ट्रूथ हैं जो कि क्या करती हैं, गाइडलाइंस देती हैं मैनेजर्स को, किस लिए, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए, एंड द एक्शन अंडर डिफरेंट सिचुएशंस, और जो अलग अलग सिचुएशंस में काम किए जाते हैं उन वर्किंग्स को प्रॉपरली जो ना एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पर यदि हम एक्शंस के बारे में बात करें तो बहुत सारे ऐसे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं जो कि मैनेजर को करने पड़ते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन फंक्शंस को बेसिकली मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है, परफॉर्म करना पड़ता है। इसके बाद यदि हम बात करें इस यूनिट के अंदर तो हमारे पास बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो अपने आप से डेवलप नहीं हुए, उनको डेवलप होने में काफी समय लगा है। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट डेवलप्ड एट वंस, दे आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, empirical research standing for with the experience, right? एक्सपीरियंस के साथ हमने इनको क्या किया है, डेवलप किया है, एंड एनालिसिस ऑफ द इवेंट्स which managers have to face in the real life। उन इवेंट्स को प्रॉपरली एनालाइज करके जिनको कि एक मैनेजर अपनी रियल लाइफ में फेस करता है, उन इवेंट्स को एनालाइज करके उनके साथ एक्सपीरियंस लेकर ऑब्जर्व करके हमने इन प्रिंसिपल्स को जो क्या किया है, डेवलप किया है। ये एक दिन में डेवलप हुए या ओवर द नाइट डेवलप हुए प्रिंसिपल्स नहीं है। थर्ड पॉइंट हम देखें इसमें तो हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो। यहाँ पर जो है हमारा यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब है बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटी से, सच एज हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, प्लेग्राउंड्स, होम, मिलिट्री एटसेट्रा। These principles are not rules or rigid laws। ये प्रिंसिपल कोई रूल्स या रिजिड लॉज नहीं है, दे कैन बी मॉडिफाइड, ये बदले जा सकते हैं, इनमें चेंजेस लाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड अप्लाइड इन द डिफरेंट कंडीशन। जैसी सिचुएशन है, जैसी कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंगली हम इनको क्या करके चलते हैं, इंप्लीमेंट करके चलते हैं, लगाकर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
A number of management thinkers have developed or discovered certain principles of management. यदि हम बात करें कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किन्होंने किया है, तो देयर आर लॉन्ग लिस्ट फॉर द डेवलपर्स। डेवलपर्स की एक लॉन्ग लिस्ट है, लेकिन उस लिस्ट में दो मोस्ट फेमस नेम हमारे सामने निकल कर आते हैं। एक तो हेनरी फ्योल जो कि 1841 में पैदा हुए और 1925 में जिनका देहांत हुआ, एंड फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, FW टेलर। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे कि भाई जो हेनरी फ्योल हैं वो क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। इनको फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट के नाम से जाना गया। इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था कि 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने जो है ना मैनेजमेंट में इंप्लीमेंट किए, और साथ ही साथ इन्होंने फोकस किया इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ हायर लेवल मैनेजमेंट। इसका मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को ज्यादा फोकस किए हुए थे, जो हायर लेवल मैनेजमेंट होता है उस पर इनका मेन फोकस था। नेक्स्ट है FW टेलर, जो कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं, और इनका जो पार्टिकुलरली फोकस था वो किस पे था, मिनिमाइजिंग द वेस्ट एंड टू अटेन एफिशिएंसी इज टू अप्लाई मेथड्स ऑफ साइंस टू द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। ये जो मेजरली जो इनका फोकस था वो क्या था कि जो भी वर्किंग करनी है वो साइंटिफिक वे में होनी चाहिए, प्रॉपरली एनालाइज होना चाहिए, उसके ऊपर डीप एनालिसिस होना चाहिए, और जो साइंस के मेथड्स हैं उनको मैनेजमेंट में ये इंप्लीमेंट करना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने जो मेन फोकस रखा वो मिनिमाइजिंग ऑफ द वेस्टेज पे रखा। इट मींस दे आर टू बी फोकस्ड ऑन द लोअर लेवल मैनेजमेंट। उन्होंने उनकी एफिशिएंसी को यहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की है, जबकि हेनरी फ्योल हायर लेवल मैनेजमेंट को फोकस करके चलते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में यदि हम बात करें तो इस यहाँ हम स्टार्ट करेंगे इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, होता क्या है इसका मीनिंग देखेंगे, फिर डिफरेंट कंसेप्ट्स लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वैल्यूज के साथ इनका डिफरेंस चेक करेंगे, भाई इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। यदि मीनिंग के बारे में बात करें तो मीनिंग जैसे कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया, दीज आर द ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस। ये ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस होती हैं जो कि क्या करती हैं, डिसीजन मेकिंग में मदद करती हैं, और साथ ही साथ जो बिहेवियर होता है मैनेजर्स का उनको भी कंट्रोल करके चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, while deciding about promotion of an employee, the manager may consider performance। यानी पार्टिकुलर यदि ऑर्गेनाइजेशन में हमें किसी एम्प्लॉइज को प्रमोशन देनी है तो वहां पर जो मैनेजर है क्या कंसिडर कर सकता है उसकी प्रमोशन के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को कंसिडर कर सकता है। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे तरीके से हम बात करें, अगर मान लीजिए परफॉर्मेंस को ना कंसिडर किया जाए तो हम फॉलो कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को भी हम, या मेरिट्स को भी हम वहां पर बेस बना सकते हैं उनकी प्रमोशन के लिए। तो ये बेसिकली क्या है, ये जर्नल गाइडलाइंस हैं, ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस, जो कि किसी पार्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करने में मदद करती हैं, जो कि डिसीजन लेने में मदद करती हैं, जो कि मैनेजर्स के बिहेवियर को जो है ना कंट्रोल करने में मदद करती है, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर बेसिकली बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर। सो प्रिंसिपल्स हेल्प मैनेजर्स टू टेक डिसीजंस व्हाइल परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस। तो जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो मैनेजर्स की मदद करते हैं जब वो ये फंक्शंस क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग्स लेट अस डिस्कस हैव ए क्लियर कट डिफरेंसेस अमंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विद प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वैल्यूज। आइए एक बार एक लुकअप देख लेते हैं इनके ऊपर कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस के बारे में। अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ बेसिस ऑफ डिफरेंसेस है, जिनमें सबसे पहला बेस है नेचर, फिर एप्लीकेशन, फिर चेंज, फिर डीलिंग। अगर मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो ये नेचर से कैसे हैं, फ्लेक्सिबल बिकॉज दे आर मैन मेड, दे कैन बी चेंज, देयर कैन बी मॉडिफिकेशन पॉसिबल। एंड अगर बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस तो दे आर स्टिफ रिजिड। ये क्या है, रिजिड है, इनमें बदलाव लाना पॉसिबल नहीं है, इनको हम इजिली चेंज नहीं कर सकते। इजिली चेंज क्या, इनको चेंज ही नहीं किया जाता। दे आर स्टैटिक इन नेचर। ये स्टैटिक है, जैसे सूरज पूर्व से निकलता है तो पूर्व से ही निकलता है, पश्चिम से नहीं निकलेगा। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो कोई भी चीज आप ऊपर फेंकते तो नीचे आ जाएगी, दैट इज ट्रू। आप पूरी जो ना अर्थ पर कहीं चले जाएं, ये ला क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो ये साइंस के जो प्रिंसिपल्स है वो क्या है, स्टैटिक है, जिनमें बदलाव नहीं लाया जा सकता, जिनके रिजल्ट्स हमेशा एक ही तरीके के आएंगे, एक जैसे ही रिजल्ट आएंगे। जबकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिचुएशनल बेस्ड होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड होते हैं, तो इनको हम क्रिएटिवली जो है ना क्या करके चलते हैं, इंप्लीमेंट करके चलते हैं। तो इनकी एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी, वेयर एज
साइंस प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन द स्टैटिक मैनर, इनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, इनका यूटिलाइजेशन इन द सेम फॉर्म होगा, चाहे वो कहीं पर भी हम इसको यूज करें। नेक्स्ट है चेंज, इनको इजीली चेंज किया जा सकता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को, जबकि इनमें मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। डीलिंग्स विद ह्यूमन बिहेवियर एंड दे आर द स्पेसिफिक गाइडलाइंस एंड लेबोरेटरी टेस्टेड, जो प्योर साइंस प्रिंसिपल हैं वो लेबोरेटरी में टेस्ट किए गए हैं, स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती हैं, जबकि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो ह्यूमन बिहेवियर पर टेस्ट किए गए हैं, इनको लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। यदि हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, तो नेचर एंड एप्लीकेशन के बेस पर हम इनके बीच में डिफरेंसेस क्लियर करके चलेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे हैं, फ्लेक्सिबल हैं, जबकि टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट लेस फ्लेक्सिबल है, ध्यान रखिएगा, ये लेस फ्लेक्सिबल होती है कंपैरेटिवली टू अपना मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। जैसे कि मैं बात करूं कि मेथड्स ऑफ डूइंग एनी वर्क, तो उस कंडीशन में जो पार्टिकुलर मेथड है वी हैव टू फॉलो दैट वन मेथड। हाँ, मेथड को बदला जा सकता है, दूसरा मेथड लगाया जा सकता है, लेकिन उस मेथड में हम मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। एप्लीकेशन, दे आर द गाइडलाइंस फॉर द एक्शन, और यहाँ जो एक्शन होते हैं उन एक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये जो टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है, हमारे प्रोसीजर्स हैं, ताकि इन एक्शंस को हम क्या कर सके, प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट डिफरेंसेस है हमारे पास प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज। वैल्यूज, तो बेसिस ऑफ डिफरेंस में नेचर, एप्लीकेशन एंड फॉर्म, इनके बारे में हम बात करेंगे। नेचर के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हाईली स्ट्रेन है, हाईली स्ट्रेन स्टैंडिंग फॉर हेयर टफ ना, रिजिड है एक प्रकार से, हालांकि ये इन जनरल सेंस दे आर नॉट द रिजिड, बट दे आर रिजिड इन द कंपैरिजन टू द वैल्यूज। जो वैल्यूज होती हैं उनके कंपैरिजन में क्या है, ये रिजिड है, जबकि वैल्यूज क्या है, इतनी स्ट्रेन नहीं है, इतनी रिजिड नहीं है जैसे कि प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो ये गाइडलाइंस है फॉर द ह्यूमन बिहेवियर, ये जनरल रूल्स है फॉर द इंडिविजुअल बिहेवियर, ये ह्यूमन बिहेवियर के लिए जनरल गाइडलाइंस होती हैं, और ये एक इंडिविजुअल बिहेवियर के लिए जनरल रूल्स मानी गई हैं वैल्यूज। जबकि हम ये कहेंगे कि भाई जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो किसी पार्टिकुलर वैल्यू पर ही बेस्ड होता है, जबकि वैल्यू जो होती है वो इन प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट करने में हमारी मदद करती हैं। यू कैन से दैट वैल्यूज बेसिकली आवर ट्रेडिशंस टाइप, जैसे मान लीजिए घर में लड़का हुआ तो कुआं पूजन होगा ही होगा, तो उसी के आधार पर हमने एक सिद्धांत बना लिया, भाई लड़का होगा तो हम कुआं पूजन करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज क्या करती हैं, प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट करने में मदद करती हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में यदि हम बात करें तो हमारे पास देयर आर ए लोट्स ऑफ जो ना फीचर्स हैं, आप नेचर को फीचर्स के नाम से भी जान सकते हैं, दे आर आल्सो टर्म्ड एज फीचर्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। भाई जैसे कि आपको पता ही है जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो जनरल गाइडलाइंस होती हैं, है ना, डिसीजन मेकिंग लेने में हमारी मदद करती हैं, या फिर जो है ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने में मदद करती हैं, और हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल भी हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की फीचर्स क्या हैं, फीचर्स किसी भी चीज की कैसी भी हो सकती है। मान लीजिए मैं जो है ना आपको बिजनेस स्टडी पढ़ाता हूँ एज वेल एज अकाउंटेंसी भी पढ़ाता हूँ, ये मेरी एक क्वालिटी है, एक मेरी फीचर है, तो ऐसे ही आपकी अपनी भी एक फीचर है, उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के भी कुछ फीचर्स हैं। तो सबसे पहला फीचर क्या है, परवेसिव एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ये क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। इनमें यदि हम बात करें यूनिवर्सली एप्लीकेबल मतलब ये हर जगह अवेलेबल है, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो चाहे वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, ठीक है, हर जगह इनको हम क्या करते हैं, देख सकते हैं, दे आर अवेलेबल। दिस प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन भी चाहे कैसा ही हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर एक लेवल पर हर एक समय हमें जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है, जरूरत रहती है। That's why we will say that principles of management are universally applicable। यदि मैं बात करूं तो इनकी एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करती है उनके नेचर और साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर, लेकिन रिक्वायरमेंट तो है। जैसे कि हम बात करें सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए पार्टिकुलरली एक इंडिविजुअल अपने ही इंटरेस्ट को मेन फोकस बनाकर चलता है, लेकिन वहां पर यदि हम ग्रुप ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, पूरे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें, तो हम प्रिंसिपल लगा सकते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, जिसका मतलब होता है भाई ग्रुप गोल्स को आप प्राथमिकता दें बजाय इंडिविजुअल गोल्स के, या फिर
हम बात करें ऑर्डर की, अब ऑर्डर देखिए, आप यदि घर में है तो घर में हर एक चीज प्रॉपर ऑर्डर पर होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए, ताकि आप उसको इजीली आइडेंटिफाइड कर पाए। अगर ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पर भी आपकी हर एक चीज प्रॉपर ऑर्डर में होनी चाहिए, चाहे वो ऑर्डर फिजिकल प्रोडक्ट्स का हो या फिर ह्यूमन बींग्स का हो, है ना। दो प्रकार के ऑर्डर हो सकते हैं हमारे, फिजिकली जो है, जो फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं मैन, जिसमें मटेरियल, मशीन, मनी या टूल्स को हम इंक्लूड करते हैं। एक जो हमारा मैन ऑर्डर होता है, या हम किसको बोलते हैं भाई, ह्यूमन बींग प्रॉपरली ऑर्डर में होने चाहिए। यदि जैसे प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफिस में होना चाहिए, टीचर टीचर क्लासरूम में होने चाहिए, बच्चे क्लासरूम में होने चाहिए, तो ये एक ऑर्डर है। तो ये चाहे ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, वी विल apply the principle of management in each and every kind of organization. This is the first nature or the feature of principle of management. Second one है हमारे पास journal guidelines. As you know that principles of management are developed over a night, right? Does not develop over a night. एक particular रात में डेवलप नहीं हुए हैं, इनको डेवलप करने के लिए हमने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लिया है, बहुत सारा जो है ना इनको ह्यूमन बिहेवियर पर टेस्ट किया है, जिनके बाद कुछ पार्टिकुलर स्टेटमेंट्स हमने बनाई हैं। उन स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, जर्नल गाइडलाइंस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्ट्स ओनली एज गाइडलाइंस फॉर द डिसीजन मेकिंग एंड द एक्शन। तो ये एक्शन और डिसीजन मेकिंग, इनको प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए क्या है, guidelines हैं। However, they do not provide ready-made solution to all the manager problems. As you know that the principle of management are generally to be utilized to solve out the various problems of the management. But in journal, जो principles of management होते हैं, they are only general guidelines and they do not provide any ready-made solution. They give only a hint about a particular situation. So जैसे कि हमारी रियल जो बिजनेस सिचुएशंस होती हैं वो बड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, डायनेमिक हैं, और ऐसी डायनेमिक और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हम जो है ना इजीली सोल्व आउट नहीं कर सकते। उनके लिए हमें कुछ गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट होती है, या पार्टिकुलरली उस प्रकार की सिचुएशन में हमने किसी प्रकार का कोई प्रिंसिपल अप्लाई किया हो या किसी प्रकार का सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल हो, तो उस सॉल्यूशन को देखकर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो रेडीमेड सॉल्यूशन तो नहीं देते, बट सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड यदि हम फॉलो करें तो इसका क्या पर्पज होगा कि हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज प्रॉपर्ली वर्कआउट करेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है भाई, एक सबॉर्डिनेट को केवल एक सुपीरियर ही ऑर्डर दे, एक से ज्यादा सुपीरियर से किसी सबॉर्डिनेट को ऑर्डर ना मिले। इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, इससे जो है ना किसी प्रकार की वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होगी। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सोल्व आउट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक गाइडलाइंस के तौर पर काम करते हैं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा तो इससे क्या होगा, पूरे डिपार्टमेंट के अंदर वर्किंग इफेक्टिव वे में होगी, हेल्पफुल इन इफेक्टिव वर्किंग। डिसिप्लिन, मेंटेन सिंसियरिटी, सिंसियरिटी को मेंटेन करने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली ये क्या है, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड दे वर्क एज एन गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर। वो इनको फॉलो करके अपने ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग्स को इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में जो है ना डेवलप कर सकता है। और अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स के बारे में, तो हम सिंपली कहेंगे दे कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। इनको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि इवन ए स्मॉल गाइडलाइंस हेल्प टू सोल्व ए गिवन प्रॉब्लम। जैसे कि आपने अपने अकाउंटेंसी की प्रॉब्लम्स में भी देखा होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने ऐसी होती है जिनको सोल्व करते आप कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे अटक जाते हैं। यदि उस पॉइंट को आपका टीचर जो ट्यूटर है वो क्लियर कर दे तो आपका पूरा प्रॉब्लम जो है ना सोल्व हो जाती है, पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये प्रिंसिपल्स क्या है, जनरल गाइडलाइंस हैं जो कि पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने में हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो मैंने जैसे बताया कि ओवर द नाइट डेवलप नहीं हुए हैं, इनके लिए काफी सारी प्रैक्टिस हुई है, काफी सारा एक्सपेरिमेंट करना पड़ा है, और वो एक्सपेरिमेंट बेसिकली किस पे किया गया है, डिफरेंट सिचुएशंस पर डिफरेंट पीपल्स के द्वारा, अलग अलग लोगों पर अलग अलग प्रयोग करके हमने इस प्रकार के प्रिंसिपल्स को डेवलप किया है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, दे आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिकली वो किस पर बेस्ड हुए हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पर एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर्स पर। अगर हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पे बात करें तो जैसे कि आप देखिए फटीग स्टडी, हम लोग आने वाले टॉपिक्स में थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, होती क्या, मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं। फटीग स्टडी का मतलब होता है कि भाई यदि एक वर्कर काम करते करते थक जाता है तो उसकी
थकने के कारण क्या है, उन कारणों का पता लगाना और उनको रिमूव करना। उस प्रकार के लिए एक सिचुएशन क्रिएट करना कि भाई यदि कोई एम्प्लॉय काम करते करते थकता है तो उसकी एक्टिविटी ऐसी तो नहीं है जिसकी वजह से वो अननेसेसरी थक जाता है, तो उसको बीच में ब्रेक इंटरवल दिया जाए जिससे वो रीगेन कर सके अपनी एनर्जी को, दोबारा से प्रॉपर वे में काम कर सके। जैसे मोशन स्टडी, अगर मान लीजिए प्रॉपर आउटपुट नहीं आ रहा है, एक वर्कर जो है वो काम कर रहा है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है दूसरे वर्कर से ज्यादा है, तो जिस वर्कर से उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है तो उस वर्कर के प्रति भाई हम ये देखेंगे कि वो अननेसेसरी मोशंस तो नहीं लगा रहा है, कि भाई कहीं बैठकर टाइम पास करके तो नहीं जा रहा है। तो ये सब चीजों को जज करने के लिए हमने किन के बारे में हमने किन चीजों को डेवलप किया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किया। उनमें हम इनके पार्टिकुलर इन जो मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी है, इस प्रकार की टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर। अब देखिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पार्टिकुलर मैनेजर का एक पर्सनल एक्सपीरियंस क्या हो सकता है कि भाई उसको पता है अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली वर्क करवाना है तो हमें डिसिप्लिन को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो डिसिप्लिनरी एक्टिविटी लगाकर वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकता है, एक सिंसियरिटी क्रिएट कर सकता है, वर्किंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करा सकता है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय, हर एक मैनेजर, हर एक पर्सन वो इन डिफरेंट तरीके से काम करना पसंद करता है फॉर द अचीविंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल के बारे में बात करें तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमने पहले ही देखा कि रिजिड नहीं है, विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली। मतलब ये ऐसा नहीं है कि भाई हमें इनको एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमारी सिचुएशन ये कहती है कि वी मेक और वी नीड टू मेक द करेक्शन इन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वी कैन डू, बिकॉज दे आर नॉट द यूनिवर्सली मेड। ये क्या है, मैन मेड है, ये नेचुरली मेड नहीं है, मैन मेड है जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल, कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर। और इसका मेन कारण क्या है कि भाई सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली हम प्रिंसिपल्स की डिमांड करते हैं, जैसी सिचुएशन होती है वैसा प्रिंसिपल हम क्या करके चलते हैं, इंप्लीमेंट करके चलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करना चाहूं कि भाई डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, जिसको हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साइज कैसा है। अगर साइज बड़ा है तो वी विल डू द सेंट्रलाइजेशन, वी विल डू द डिसेंट्रलाइजेशन। अगर साइज छोटा है तो वी विल नॉट डू द डिसेंट्रलाइजेशन, वहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे, सेंट्रलाइजेशन को अप्लाई करेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई कब होगा, उसके साइज पर डिपेंड करता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जैसी सिचुएशन होगी वैसा हम प्रिंसिपल अप्लाई करके चलते हैं। और साथ ही साथ जैसे डिवीजन ऑफ वर्क है, मे नॉट बी एप्लीकेबल इन स्मॉल एंटरप्राइजेज, क्योंकि वहां पर ज्यादा वर्क होगा ही नहीं, सारा काम एक अकेला व्यक्ति मैनेज कर सकता है। और अगर मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है तो वहां पर हमें डिवीजन ऑफ वर्क को इंप्लीमेंट करना ही होगा, सारा का सारा काम एक अकेले व्यक्ति के बस की नहीं होगा। नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल। मेनली बिहेवियरल के बारे में यदि बात करें तो इसका मतलब होता है कि भाई ये बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड है, और ह्यूमन बिहेवियर आपको पता ही है वो चेंजेबल है। बात बात में व्यक्ति अपनी बात बदल जाता है, अपनी थिंकिंग बदल लेता है, सोच बदल लेता है। तो उस कंडीशन में ये क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड है तो ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंगली ही इनमें हम चेंजेस ला सकते हैं। मोरओवर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर बिकॉज दे एम एट इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन बिहेवियर और behavior of the human beings. Moreover, principle of management enable a better understanding of the relationship between human and material resources. ये वो प्रिंसिपल्स होते हैं या ये वो गाइडलाइंस होती हैं जो कि एक अच्छा संबंध एस्टेब्लिश करती हैं, किन के बीच में, ह्यूमन के बीच में और उसके द्वारा यूज किए जाने वाले डिफरेंट मटेरियल रिसोर्सेज जैसे कि मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड्स इन अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल रिसोर्स और ह्यूमन को हम यूटिलाइज करते हैं तो उनके बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का भी काम करते हैं, इसलिए इनको मेनली बिहेवियरल कहा गया है। एग्जांपल के तौर पर बात करें तो यदि आप मान लीजिए किसी फैक्ट्री में लेआउट एडजस्ट करना चाहते हैं, फैक्ट्री लेआउट जो है ना बनाना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो यू नीड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यानी सीक्वेंस को फॉलो करना जरूरी है। भाई कहां पर हमारी मशीन होगी, उनको ऑपरेट करने के लिए वर्कर कहां बैठेंगे, उनको टूल्स कहां से मिलेंगे, इस प्रकार का एक प्रॉपर चैनल या सीक्वेंस फॉलो करना बहुत जरूरी है फैक्ट्री लेआउट के लिए। बट द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में नॉट ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन हम साथ साथ इस बात को भी ध्यान रखें कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड है, तो
इनसे हम डिजायर्ड रिजल्ट नहीं ले सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं कहूं कि मान लीजिए हमने डिवीजन ऑफ वर्क इंप्लीमेंट कर दिया, डिवीजन ऑफ वर्क से हमें पता है स्पेशलाइजेशन क्रिएट होगा, क्योंकि जब आप किसी को उसकी इंटरेस्ट का वर्कआउट देते हो तो इंटरेस्ट के वर्कआउट से वो उस काम में क्या बन जाता है, स्पेशलाइज बन जाता है, स्पेशलाइजेशन आता है। लेकिन क्योंकि बार बार वही काम वो करता रहेगा तो वो बोरियत भी महसूस करेगा, इसीलिए उस कंडीशन में हम उससे वो रिजल्ट नहीं ले पाएंगे जो हम उनसे लेना चाहते हैं। तो इट मीन्स कि जो मेनली बिहेवियरल इसका जो फैक्टर है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो इंपॉर्टेंस है, दैट इज वेरी ट्रू, बट इसके अकॉर्डिंगली हम ये कहेंगे कि भाई रिजल्ट्स जो है ना वो एक्चुअल रिजल्ट्स हम नहीं गेन कर सकते। नेक्स्ट है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, यदि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में बात की जाए तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। कोज का मतलब कि भाई क्या कारण है किसी चीज का, उसका इंपैक्ट क्या होगा। ये कहूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए मैं कहूं कि भाई फसल अच्छी होगी कब, जब बारिश अच्छी होगी। तो बेसिकली रिजल्ट क्या है, फसल का अच्छा होना, दैट इज द इफेक्ट, और उसका कारण क्या है, बारिश का होना। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एस्टैब्लिशेस द रिलेशन बिटवीन द कोज एंड इफेक्ट सो दैट दे कैन बी यूज्ड इन द सिमिलर सिचुएशन, ताकि हम उनको एक जैसी सिचुएशन में क्या कर सके, यूज कर सके, इंप्लीमेंट कर सकें। When a principle is applied to a particular situation is known as cause and result of application of the principle is called as effect। जब कोई particular principle आप applied करते हैं किसी situation में तो that will becomes your cause and result क्या होगा, जो उसका effect आपको देखने को मिलेगा, that will be called as its effect। साथ ही साथ यदि हम बात करें, however the principle of management are less than perfect as they mainly apply to the human behavior। और ये भी आप ध्यान रखें कि हर एक सिचुएशन में हर एक प्रिंसिपल आप अप्लाई नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड है और ह्यूमन थिंकिंग जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। हो सकता है कि कोई उससे बेटर अल्टरनेटिव कोई सोच ले और उसको बेसिकली क्या करे, इंप्लीमेंट करे पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए। इन रियल लाइफ सिचुएशंस आर नॉट आइडेंटिकल, so this principle does not establish accurate cause and effect relationship। ये भी बात ध्यान रखिएगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन एक्यूरेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि ये ह्यूमन बिहेवियर पर बेस्ड है और सारी की सारी सिचुएशन जो रियल लाइफ में देखने को मिलती हैं वो एक जैसी नहीं है, दे आर नॉट आइडेंटिकल। दैट्स व्हाई वी विल से दैट कि जो ह्यूमन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं दे आर नॉट गिविंग द एक्यूरेट रिजल्ट्स और एक्यूरेट कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एग्जांपल के तौर पर देखिए, डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, ऑर्डर लीड्स टू स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल एंड अदर थिंग्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो पार्टिकुलरली देखा डिवीजन ऑफ वर्क है वो क्या करता है भाई, स्पेशलाइजेशन लेकर आता है। ऑर्डर क्या करता है, स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल को मेंटेन करने में या अदर थिंग्स को मेंटेन करने में, प्रॉपर ऑर्डर में हमारी मदद करता है। तो ये क्या है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर आपको वही स्पेशलाइजेशन चाहिए तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, डिवीजन ऑफ वर्क। यदि आप चाहते हो स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल हो तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, ऑर्डर। तो ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को यहाँ पर शो करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि भाई हमें जस्ट एंड फेयर रेम्युनरेशन एम्प्लॉइज को देनी चाहिए, तो उसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि भाई एम्प्लॉय ने अच्छी मेहनत की है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है या ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाए हैं, तो वहां पर हम उस तरीके का प्रिंसिपल क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, contingent and careful application। The application of management principle is contingent। Contingent standing for very carefully we have to apply this principle because they are dependent upon the prevailing situations at a particular point of time। जिस वक्त जिस सिचुएशन के बारे में आप देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, वहां पर हम उसी तरीके का प्रिंसिपल क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और केयरफुली हमें उसको अप्लाई करना होता है ताकि एग्जैक्टली हमें क्या मिल सके, रिजल्ट मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली एंड ओनली व्हेन, जहां पर हम बात क्या करते हैं इसमें कि भाई जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको फेयर एंड जस्ट रेम्युनरेशन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जस्ट एंड फेयर रेम्युनरेशन के बारे में बात करें तो बहुत सारे फैक्टर हमारे होते हैं जो उसको अफेक्ट करके चलते हैं, जैसे कि प्रिवेलिंग वेजेस, रेट, सैलरी फॉर द ऑक्यूपेशन, अंडर कंसिडरेशन, पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि भाई हम अगर ये सिचुएशन फेवरेबल है तो हम इजीली जस्ट एंड फेयर रेम्युनरेशन दे सकते हैं ताकि उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। अगर ये हमारे फेवरेबल में नहीं है तो हम वहां पर प्रिंसिपल ऑफ रेम्युनरेशन को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, तो हमें मिनिमम वेज
को जो ना फॉलो करना पड़ेगा ताकि उनकी आजीविका बनी रहे, उनकी रोजी रोटी बनी रहे। चलिए इससे रिलेटेड हमने बात की व्हाट इज द नेचर और द फीचर्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उनसे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विक्रम is one of the most successful manager of his organization VVN Limited। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और जैसा कि यूनिट 1 में मैंने आपको बताया था, कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को जरूर रीड करें ताकि उससे आपको इजीली क्या मिल जाए, एक हिंट मिल जाए कि आप फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर है, वन ऑफ द पॉइंट रिलेटेड टू नेचर एंड फीचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इज बीइंग हाईलाइटेड इन द अबव डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफाई दैट पॉइंट। इसमें एक नेचर या फीचर बताई गई है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, आपको उसे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। चलिए पढ़ते हैं अपनी केस स्टडी को। यहाँ बताया गया कि विक्रम अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक सक्सेसफुल मैनेजर है। ही नोज दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड एट ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सी दिस इज द कीवर्ड हियर, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई किए जा सकते हैं, तो सिंपली आप क्या कहकर चलते हैं कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, दैट इज द फीचर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारा आंसर इसी लाइन ने क्लियर कर दिया। वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, लार्ज या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जैसे कि स्कूल्स एक्सेट्रा, तो वहां पर जो फीचर हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया है, 4 अदर पॉइंट्स ऑफ नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन करिए इंक्लूडिंग द वन आइडेंटिफाइड यू इन द अबव केस स्टडी। तो जो आपने इसमें आइडेंटिफाइड किया उसके साथ 4 फैक्टर और बताने, तो टोटल 5 फीचर आपको एक्सप्लेन करनी है। तो कोई भी आप 4 फैक्टर यहां लिख ले, जैसे जनरल गाइडलाइंस, फ्लेक्सिबिलिटी, मेनली बिहेवियरल, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉन्टिजेंट एप्लीकेशन या केयरफुल एप्लीकेशन, सच टाइप ऑफ। तो इनको आप अलोंग विद यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। होप्स कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, दिस इज अगेन अ केस स्टडी, लेट अस सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, which related characteristic or characteristics principle of management is being highlighted in the above case। तो यहां पर आपको बेसिकली उस कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाइड करना है जो कि इस केस में इंप्लीमेंट हो रही है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। विजय एंड नरेंद्र are the team members of Vikram and who works as a team leader in the FMCG company। Vikram observes that both Vijay and Narendra are in constant conflict with each other due to their personal prejudice। देखिए यहाँ उनके सामने, विक्रम के सामने क्या एक सिचुएशन है, वो सिचुएशन क्या कि विजय और नरेंद्र दोनों कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं हमेशा। तो इस सिचुएशन को उन्होंने समझते हुए क्या करने की कोशिश की, many times this conflict between them influences their work performance adversely, so Vikram always resolves such type of situation by emphasizing on the principle of primacy of organizational goals over individual interest। तो बेसिकली इस प्रकार की सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, हमेशा इस जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, गिवन सिमिलर सिचुएशन में प्रॉब्लम आती है, तो वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। साथ ही साथ हम इसको कॉन्टिजेंट की कंडीशन में भी डाल सकते हैं, क्योंकि प्रिवेलिंग सिचुएशन में हम एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। जब इस प्रकार की सिचुएशन होगी तो हम इस प्रकार का प्रिंसिपल क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन ऑर्गेनाइजेशन, दिस shows that management principles are, ये बताता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, दे आर फ्लेक्सिबल, बिहेवियरल, यूनिवर्सल और साइंटिफिक। देखिए अगर अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग सिचुएशन हम इनमें चेंज कर सकते हैं तो दे आर टू बी कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल। ये क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, फ्लेक्सिबल कहलाएंगे, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी शोज दैट वी कैन मेक द चेंजेस इजीली। क्वेश्चन नंबर 4 था आपके सामने, why it is said that principle of management are flexible। so options are because they can be modified as per the situation। yes, this is the correct answer, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा, जिनमें हम चेंजेस ला सकते हैं as per the situation। फिर और भी पढ़ लेते हैं एक बार, because they are to be followed absolutely, because the formed by practice and experimentation, because they are universally applicable। तो ये तो कारण नहीं है चेंजेस के, चेंजेस के कारण यही है कि एज पर द सिचुएशन क्या कर सकते हैं, इनमें हम बदलाव ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स। डेफिनेटली दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज दे आर चेंजेबल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बट नॉट एक्यूरेट,
बिल्कुल सही, क्योंकि एक्यूरेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये नहीं बताते। एक्यूरेट बताएंगे तो हम फिर तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को रिजिड मान लेंगे, लेकिन ये रिजिड नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर blank to action but do not provide ready-made solution. They are provide the general guidelines. They are the general guidelines for taking the rational decisions and to do the actions, but they are not provide the ready-made solution. This is all about for today's class. मिलते हैं next class में with the next topic that will be need, significance and importance of principle of management. तब तक के लिए bye bye, take care, have a good day. होप सो कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। यदि किसी प्रकार की कोई बात आप पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो यू कैन शेयर विद मी।